हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से आप न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में, टीवी न्यूज़ चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ में या फिर सोशल मीडिया के न्यूज़ फीड में आपने ये फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में ज़रूर देखा या पढ़ा होगा। पुलिस बॉर्डर पे किसानों को रोक रही है, वाटर कैनन चलाया जा रहा है, टीयर गैस छोड़ा जा रहा है और पुलिस और फार्मर के बीच में कन्फ्रंटेशन भी हो रहा है। आज के इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों को डिटेल्स में जानेंगे। मैं नीरज पतलेक स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल में। फार्मर के प्रोटेस्ट को जानने से पहले हम थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। आज़ादी के बाद 1960 तक इंडिया अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट कराती थी, मतलब अपना खाना भी बाहर से ही आता था और कुछ कंट्री से फाइनेंशियल एड भी आते थे। 1965 और 1966 में लगातार ड्रॉट यानी कि सुखाड़ की वजह से इंडिया एक फेमिन की तरफ जा रहा था और ये वो टाइम था जब सबके जहन में बंगाल फेमिन का काला पीरियड अभी भी तरोताजा था, जिस फेमिन में 30 लाख लोग मारे गए थे भूखमरी की वजह से, मलेरिया की बीमारी की वजह से और माल न्यूट्रिशन की वजह से। इंडिया ये रिपीट नहीं करना चाहता था, इसलिए इंडिया ने अपने ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम चलाया और 1970 तक आते इंडिया वीट यानी गेहूं और राइस प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गया, मतलब अब खाने के लिए बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं थी। इरिगेशन सिस्टम को अच्छा किया, हाई यील्ड वाले बीज यानी कि हाई उपज वाले बीज का इस्तेमाल किया और टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया। अब इसी एग्रीकल्चरल पॉलिसी का एक और हिस्सा था इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी यानी कि एपीएमसी। ये एक मार्केटिंग बोर्ड था जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने सेटअप किया था और इस एपीएमसी मंडी का ऑब्जेक्टिव ये था कि किसानों को उसके ग्रेन का सही दाम मिले और वो किसी बिचौलिए या मनी लेंडर के प्रेशर में आके कम दाम में बेचने को मजबूर ना हो जाए। और दूसरा, गवर्नमेंट इस ग्रेन को प्रोक्योर कर पाए यानी जमा कर पाए, जिससे कोई नेचुरल डिजास्टर या बैड मॉनसून की वजह से कम अनाज कम हो जाने के कंडीशन में भी प्रॉपर सप्लाई किया जा सके। और ग्रेन को होर्डिंग यानी कि जमाखोरी मंडी के आउटसाइड भी इलीगल कर दिया गया, मतलब फार्मर अपने फायदे के लिए होर्डिंग नहीं कर सकते थे। 70s के ग्रीन रेवोल्यूशन से इंडिया को जो सक्सेस मिला, उसके बाद इंडिया ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और तब का इंडिया और आज का इंडिया में काफ़ी चेंजेस भी देखने को मिलता है। आज हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं मेजर फ्रूट्स के, जैसे कि बनाना, मैंगो, गुआवा, पपाया, लेमन। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के। मसालों में तो इंडिया एंशिएंट टाइम से ही आगे थी। हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वीट और धान के, जो कि एक मेजर स्टेपल फूड है। हम सुबह से शाम तक सिर्फ वीट या राइस से बनी हुई चीज़ें का ही इस्तेमाल करते रहते हैं। इन शॉर्ट, इंडिया 80% एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में टॉप 5 रैंक रखती है। अब जब इतना सब कुछ सही है तो फिर गवर्नमेंट क्यों नया इशू क्रिएट कर रही है? देखिए, भले हमने एग्रीकल्चर फील्ड में काफ़ी तरक्की की है पिछले 70 सालों में, लेकिन अगर डेटा पे गौर करें तो हमारी पोटेंशियल इससे काफ़ी ज़्यादा है। एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट करती है हमारे 2.9 ट्रिलियन डॉलर की इतनी बड़ी इकोनॉमी में, जबकि 50% पॉपुलेशन जो हमारी कंट्री की है, मतलब 60 से 70 करोड़ की जो आबादी है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर फील्ड से ही जुड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा स्कोप है। दूसरा, एपीएमसी की मंडी से किसानों को कुछ खास फायदा हो नहीं रहा है। मिडिल मैन, कमीशन एजेंट्स और करप्ट ऑफिशियल का ऐसा नेक्सस बन गया है जो किसानों से कम दाम में ग्रेन ले लेती है और एमएसपी पे बेच के खुद प्रॉफिट मार्जिन अपने पास रख लेती है, मतलब सरकार और किसान दोनों का घाटा।
और तीसरा, अब गवर्नमेंट को उतना प्रोक्योरमेंट की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये लॉ जब बना था ये तब की जरूरत थी। अब इंडिया ने सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करती है दूसरे कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज को। तो ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने 3 फार्म बिल इंट्रोड्यूस किए, जो कि अब फार्म लॉ बन गया है। ये बिल का नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020, और तीसरा एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। अब इसके हैवी वर्डिंग और टेक्निकलिटी में ना जाते हुए हम लोग सीधे लैंग्वेज से समझते हैं कि इसमें किन किन नए चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया है। पहला, अब फार्मर फ्री है अपने एग्री प्रोड्यूस को डायरेक्टली प्राइवेट बॉडी को बेचने के लिए। देखिए, प्राइवेट बॉडी जब मैं बोलता हूं तो ये वैसे किसान की बात हो रही है जो बड़े लेवल पे ग्रेन को बेचते हैं, तो वो अब कोई प्राइवेट बॉडी के साथ डायरेक्टली डील नहीं कर सकते। मतलब अब वो कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। और दूसरा इस लॉ में है कि इस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ कर दिया गया है। मतलब अब किसान अपने लेवल पे किसी थर्ड पार्टी से फसल को लगाने के पहले ही एग्रीमेंट कर सकता है, जैसा कि और भी अलग बिजनेस चलते हैं कि पहले से एग्रीमेंट कर लिया, कितना रॉ मटेरियल बनना है, क्या इन्वेस्टमेंट होना है, वो सारे पहले से डिसाइड कर लिया। तो ये अब फार्मिंग में भी अलाउ किया गया है। तीसरा है कि फार्मर फ्री है अपने प्रोडक्ट्स को मंडी के बाहर बेचने के लिए, इवन अदर स्टेट्स में भी, जो पहले अलाउ नहीं था। और इसके बाद होर्डिंग और प्रोक्योरमेंट अब इमरजेंसी सिचुएशन में ही किया जाएगा। उसके अलावे आप होर्डिंग, फार्मर अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होर्डिंग कर सकता है अपने इंटरेस्ट के लिए, जो पहले इलीगल था। क्योंकि अब होर्डिंग और प्रोक्योरमेंट का जो कंडीशन रखा गया है वो एक्सट्रीम केसेस में, वॉर के केसेस में, या और भी किसी तरीके का पेंडेमिक जिस तरह का हुआ, वैसे केस में ही सिर्फ प्रोक्योरमेंट होगी, और बाकी नॉर्मल सिचुएशन में अपने लेवल पे फार्मर्स उसे प्रोक्योर कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। अब इन सारे लॉज के आने के बाद गवर्नमेंट काफी होपफुल है इस लॉ को लेके। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एनालिसिस, फार्मर को ज्यादा फ्रीडम मिलेगा, कंपटीशन बढ़ने से अच्छा दाम भी मिलेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। एग्री फील्ड में स्टार्टअप के रास्ते भी खुलेंगे, कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइडर की डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक ऑपरेशंस को भी नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब रही बात, अब जब सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर इतने सारे फार्मर्स इस पेंडेमिक के सिचुएशन के बीच में, ऊपर से इतनी ठंड में क्यों प्रोटेस्ट कर रही है? तो देखिए, ये सुनने में जितना अच्छा लगता है या सिंपल लगता है, ये उतना आसान नहीं होता है। उतना आसान नहीं होता है किसी भी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना या पॉलिसीज के सारे एस्पेक्ट को एक साथ कवर करना। फार्मर्स को रिप्रेजेंट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको लगता है कि इस लॉ के आने से कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एंट्री हो जाएगी और फार्मर्स के हाथ से उसकी रोजी रोटी छीनने का खतरा है। क्योंकि हमारे कंट्री में 85% फार्मर ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है। तो मतलब कि मीडियम और स्मॉल फार्मर की संख्या ज्यादा है। तो ऐसे केस में जो मीडियम और स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका बार्गेनिंग पावर भी कम होगा। अगर ये बिजनेस में आते हैं तो बिजनेस तो 2 इक्वल एंटिटी बराबर के ग्रुप में किया जाता है, लेकिन अगर एक पहले से ही कमजोर होगा तो जो स्ट्रांग पोजीशन होल्ड किया हुआ है वो अपना एफर्ट, अपना वो पावर, अपना अथॉरिटी वो दिखाने की कोशिश कर सकता है। अच्छा, फार्मर के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो कोल्ड स्टोरेज बना सके, बड़े बड़े लेवल पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उसके पास नहीं है, और इन सब चीजों के ना होने की वजह से कम दाम में अनाज को बेचने का भी खतरा हो सकता है। अच्छा, अब अगर बिजनेस हो रहा है तो बिजनेस में डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। जब बिजनेस में डिस्प्यूट हो जाए तो फार्मर्स के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी बिग कॉर्पोरेट से लड़ना।
वैसे तो हमारे कंट्री में रूल ऑफ लॉ है, सारी सबके लिए कानून बराबर है, जुडिशरी सबको एक नज़र से देखती है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी है जहाँ पे एक इंडिविजुअल ने बड़े बड़े कॉर्पोरेट को अपने कॉर्पोरेट से केस को जीता है, लेकिन ये कॉमन प्रैक्टिसेस नहीं है। अभी भी पता है कि जुडिशरी में किसी डिस्प्यूट को सेटल करने में काफ़ी एफर्ट लगती है, काफ़ी पैसे भी खर्च करने होते हैं और काफ़ी टाइम भी जाता है। तो ये सारे इशू फार्मर्स की तरफ से रेज किया जा रहा है। अब इसके बीच में सबसे बड़ी जो फार्मर की तरफ से जो और गवर्नमेंट की तरफ से दोनों साइड से एक जो इशू सबसे ज़्यादा हाईलाइट है वो है एमएसपी, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए, कोई भी क्रॉप सीजन शुरू होने से पहले गवर्नमेंट उस अनाज का दाम फिक्स कर देती है, ये बोल के कि कम से कम इतना दाम तो मिल ही जाएगा। ये अलग अलग एनालिसिस के बेसिस पे किया जाता है कि मॉनसून की क्या कंडीशन होगी, डिमांड एंड सप्लाई की क्या कंडीशन होगी, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, और ये सब चीज़ को देख के अलग अलग क्रॉप के उसके सीजन के पहले ही वो एमएसपी डिसाइड कर देती है। तो अब फार्मर का कहना है कि जब मंडी ही नहीं होगी तो एमएसपी कैसे होगा और एमएसपी किस लिए होगा। हालांकि गवर्नमेंट ने इस पे बहुत बार क्लैरिफाई भी किया है कि वो एमएसपी को खत्म नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने बहुत बार कहा है। तो अब इसमें एक और बात जो सबसे हाईलाइट होने वाली है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ 2 स्टेट के फार्मर्स, स्पेसिफिकली हरियाणा और पंजाब में ही इतना इंटेंस क्यों है, यहाँ के किसान सबसे ज़्यादा क्यों इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पंजाब में तो 2 महीने से कोई ट्रेन भी नहीं चल रही है। वैसे तो पेंडेमिक में ट्रेन कम चल रही थी, लेकिन पंजाब में एक भी ट्रेन पिछले 2 महीने से नहीं चली है। तो देखिए, इसका गवर्नमेंट जो ऑल ओवर इंडिया में जो भी प्रोक्योरमेंट करती है अलग ग्रेन्स के, उन प्रोक्योरमेंट का 50% कंट्रीब्यूशन सिर्फ इन्हीं 2 स्टेट से होता है, हरियाणा और पंजाब। अच्छा, 85% वीट और धान की उपज भी इन्हीं 2 स्टेट से होती है। और पंजाब को मतलब ये कटोरा भी बोला जाता है, बॉल ऑफ राइस का कटोरा, मतलब कि ये सारे ऑल ओवर इंडिया को ये पंजाब उससे खाना खिलाती है। अच्छा, इन स्टेट्स में एपीएमसी की मंडी भी बहुत है, तो उसमें काफ़ी हेवी इन्वेस्टमेंट भी किया गया है। एपीएमसी मंडीज को स्मूथली चलाने के लिए मिडिल मैन और कमीशन एजेंट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी इन दो स्टेट्स में फैला हुआ है। किसान जब मंडी में अपना प्रोडक्ट्स बेचता है तो उसे मंडी टैक्स भी देना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को। जैसे अगर हम अकेले पंजाब की बात करें तो पंजाब में ये मंडी रेट 6% टैक्स का है और पंजाब गवर्नमेंट को अराउंड 3500 करोड़ रुपीस का कलेक्शन होता है इस मंडी रेट से। तो अगर इतने लेवल पे डिसरप्शन होगा किसी एक लॉ के आने के बाद, तो जाहिर सी बात है उस लॉ का रिजेंटमेंट भी होगा, और जो कि अभी हो रहा है। तो देखिए, 100 बात की एक बात है, इस लॉ के आने से फार्मर को कितना बेनिफिट मिलेगा, एग्रीकल्चरल फील्ड का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी, कितनी इकोनॉमी इंप्रूव होगी, कितने स्टार्टअप और इनोवेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलेगा, ये सब तो समय ही बताएगा, अभी कोई नहीं कह सकता। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका। बाय बाय।